लाइन का इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज सिमेट्रिक फॉर्म में ले जाओ तो क्या लिखोगे? x माइनस 1, बोलो, अपॉन 1 इज इक्वल टू y बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाय 1। इसका मतलब लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये डायरेक्शन रेशियो वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है लाइन का। और जो पॉइंट से डिस्टेंस की बात हो रही वो है 2, 3, 4। मान लो ये पॉइंट P है, तो P से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर PM निकाला होगा और PM डिस्टेंस हमें चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि m फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के और डिस्टेंस फार्मूले से आंसर निकाल लो। दिस इज वन थिंग। कैन वी गो सम अदर वे? कुछ और कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है, जब ध्यान से देखना, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 1,0,2। तो इस लाइन पर एक पॉइंट है 1,0,2। मानते हैं इस बात को? 1,0,2। तो अगर मैं 1,0,2 से 1,0,2 मतलब ए पॉइंट से पी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ये जो लाइन है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? तो मैं बोलूंगा जो ये एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब सॉरी लाइन के अलोंग कंपोनेंट ये है और लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये। मानते हो कि नहीं मानते? तो जो डिस्टेंस हमें चाहिए, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहता कि भाई मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताओ, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस मेथड से प्रेफरेबल है जैसे हम लोग कर रहे थे, राइट? बट अगर मेरे से बोल रहे हैं कि नहीं पीएम डिस्टेंस बताओ सिर्फ, तो आई विल से दैट पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ए का पता है, तो एपी वेक्टर नोन है। एपी वेक्टर क्या है? एपी वेक्टर लिख दिया मैंने। मान लो ये वेक्टर, एपी वेक्टर को मैं लिख दूं अगर बी वेक्टर सपोज करो, तो बी वेक्टर बोलो क्या आया? आई कैप 3 माइनस 0 प्लस 3 जे कैप 4 माइनस 2 2 के कैप। ये तुम्हारा एपी वेक्टर है। और इसका कंपोनेंट चाहिए ये वाला, ये कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये मान लो डी है, डी वेक्टर लाइन का। तो हमें क्या चाहिए? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, यही चाहिए ना? अरे जल्दी बोलो, पीएम यही होगा ना? अच्छा जी, ये एंगल कितना है? मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा? पीएम इज नथिंग बट मॉड पी साइन थीटा। अरे भाई, पीएम इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मॉड बी इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो पीएम क्या हो गया? मॉड बी साइन थीटा। क्लियर है? और मैंने यहां लिख दिया इट इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा। बट मॉड बी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू मॉड डी बाई मॉड डी, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो न्यूमरेटर क्या हो गया? बी क्रॉस डी का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड डी। आया ना? अब बी क्रॉस डी निकालना तो आता है, बी वेक्टर पता है, डी वेक्टर पता है, तो फटाफट आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा जल्दी से। आगे आई कैप, जे कैप, के कैप, बी का कंपोनेंट था तुम्हारा 1, 3, 2 और डी का कंपोनेंट है 1, 1, 1।
इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डी का मैग्नीट्यूड, तो आप डायरेक्टली देख रहे हो √3, एंड देयरफॉर आंसर क्या है बोलो? आई, ये ऊपर भी आएगा जो, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट में क्या आई? मॉड ऑफ, अच्छा जी, आई कैप प्लस जे में आया आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप और -2k एंड डिवाइड बाय √3, तो एक्चुअली आ गया √6 बाय √3, दैट इज √2। वेरी करेक्ट, रूट ऑफ 2। आंसर कौन सा है? ठीक है, अगला बोलो, अगला डाउट करो। T4 T3 में किसी को डाउट नहीं हो? 15 भी देख लो बेटा जल्दी से। ये है 15। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइन है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो स्ट्रेट वे फार्मूला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? मतलब अगर एक लाइन ऐसे है और दोनों, ऑब्वियसली जब स्क्यू लाइंस होगी तभी ऐसी बात होगी। ये दोनों लाइन पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल नहीं है, और डेफिनेटली स्क्यू होंगी और नहीं तो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो मैं अभी मान के चलो, मान लो अगर स्क्यू लाइंस हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला आपको याद होगा। क्या करते हैं बोलो? इस पर एक पॉइंट ए, मान लो ये ए है, इसका वेक्टर बी है, और इसका पॉइंट मान लो सी है और इसका वेक्टर डी है। तो हम लोग करते हैं सी माइनस ए, ये सी माइनस ए वेक्टर जो आता है, इसी ए सी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं किस डायरेक्शन में? बी क्रॉस डी में। ये बी है और ये डी है, क्योंकि ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन हम ले रहे हैं सी प्लस म्यू डी। ये इतनी बार इसको लिखो बेटा कि एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। और ये वाली लाइन क्या है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये जो प्लेन है, ये बी और डी का कॉमन प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वही शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कोई भी दो कर्व के बीच क्या होता है? जो दोनों पे परपेंडिकुलर। तो बी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों के नॉर्मल, तो ऑब्वियसली बी क्रॉस डी का डायरेक्शन होगा, तो ये बी क्रॉस डी का डायरेक्शन है। तो इस AC का प्रोजेक्शन बी क्रॉस डी के अलोंग लेना है, बस यही समझना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा AC का क्या? डॉट बी क्रॉस डी कैप, जो स्केलर प्रोजेक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग ले रहा है, तो ए डॉट बी कैप। तो यही फार्मूला हो जाता है तुम्हारा AC मतलब C माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, तो STP हो गया कि नहीं है, एंड डिवाइडेड बाय बी क्रॉस डी बाय मॉड बी क्रॉस डी भी तो होगा, कैप है वहां पर। तो इसी को बोलते हैं STP। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1। अब लिखो पॉइंट क्या है, जल्दी बोलो। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? कोई एक लाइन को ये वाली लाइन मान लो ना, तो 383 मान लो, और दूसरा वाले लाइन का पॉइंट क्या दिया हुआ है? -3 -7 एंड 6। तो AC के कंपोनेंट लिखना हमें, तो x2 माइनस x1, ये इसको मान लो x1 y1 z1, और इसको मान लो x2 y2 z2, आपकी मर्जी है, उल्टा भी मान लो कुछ चलेगा। हाँ जी, तो 6 आ गया, और 8 प्लस 7 कितना आ गया? 15, और 3 माइनस 6 क्या आ गया? -3। और बी और डी अल्टीमेटली मॉड लेना है। हाँ जी, बी और डी बोलो। बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या है? 3 -1 1, और डी वाले का क्या कंपोनेंट है? -3 2 4। एक चीज का ध्यान रखना कि ये रो इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी वेक्टर को प्लस या माइनस करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन भी कि जब आप किसी रो के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बाहर बाहर है ना।
एक दो वेक्टर, दो रो इधर उधर हो गई तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बाहर मॉड है वो सारा टेक केयर करेगा, इसलिए उसका टेंशन दिमाग में मत लेना। एंड डिवाइडेड बाय बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो कैसे आएगा, तो आई कैप जे कैप के कैप, यही लास्ट की दो रो जो है, 3 -1 1 -3 2 4। चलो भैया अब आंसर निकालो, कैलकुलेट करो और आंसर कितना है बताओ। 3√30। वैसे अगर यहाँ से 3 बाहर निकालो ना फर्स्ट रो से, तो थोड़ा फर्स्ट रो सिंपल हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा -1, 2 5 -1। तो न्यूमरेटर में तो 3, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 टाइम्स 2 इंटू -4 -2, तो 2 इंटू -6 -12 है, 5 12 प्लस 3 15, 15 5 जाए तो -75 है। 6 -3 3 3 -3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, -6 आई कैप, मतलब 6 आई कैप ले लो, 12 प्लस 3 15 -15 जे कैप। एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा क्या? हाँ, आई जे के साथ यही आ रहा है ना, आई कैप के साथ आएगा -4 -2, तो -6 आई कैप। किसमें? के में? के में आ रहा 3 2 जा 6, 6 -3, अच्छा ठीक है 3 के कैप, बट नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस ए आ रहा है। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो और इसके अलावा और कोई डाउट तो नहीं इसमें? इस एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं। फोर्थ एक्सरसाइज में चलते हैं, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4। हाँ जी, जो जो क्वेश्चन भी आपको मिला, कौन सा मतलब 1 से लेकर के और 6 तक कोई डाउट नहीं? ये आ जाओगे, 9 से पहले कोई डाउट नहीं ना? इक्वेशन टू प्लेन 8वां, चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हुए थे। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दैट, दो पॉइंट दिया हुआ है पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। तो आपको लगता नहीं कि प्लेन के अंदर में दो पॉइंट दिए हुए हैं और दो वेक्टर भी दिए हुए हैं? अगर प्लेन में दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल वेक्टर आ गया, और प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ है तो एक वेरिएबल वेक्टर आ गया, तो डॉट जीरो करके आंसर तो आ ही जाएगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई, एक पॉइंट ही चाहिए था, दो पॉइंट दिया हुआ है, अच्छी बात है। दो पॉइंट इसलिए दिया हो क्योंकि आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना था। चलो इसको फटाफट डायग्राम बना दो। डायग्राम पे थोड़ा देखो कि क्या सिचुएशन कैसे दी हुई है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर दो पॉइंट है, ए एंड बी मान लो पॉइंट्स है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मान लो यहाँ पर दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इनसे एक वेक्टर मिल जाएगा ऐसा, ए बी। क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इनके, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है,
बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 -2 3 और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 2 1। फिर बोल रहे हैं कि द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो ये जो पॉइंट है ऐसे एक और पॉइंट ऐसे दिए, मान लो एक ऐसे दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो ये पॉइंट अगर मान लो P दिया हुआ और ये पॉइंट P मतलब कुछ नाम कुछ भी ले लो यार, R दिया और ये S दिया हुआ, तो R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 2 -2 और S का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 6 -7। तो आर एस वेक्टर प्लेन में लाई करेगा। अगर आर एस वेक्टर प्लेन के पैरेलल है तो इसको प्रोजेक्ट कर दो तो प्लेन में भी ला सकते हो इसको। तो प्लेन में दो वेक्टर हो गए कि नहीं, कौन कौन से, ए बी एंड आर एस। एक ए बी हो गया और मान लो एक आर एस हो गया। आर पॉइंट तो ऊपर होगा बट ये वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या हुआ बोलो, इस वेक्टर को बोलो क्या लिखे, 3i कैप -4j कैप +5k कैप लिख सकते हैं सर, या इसका नेगेटिव। और एक ए बी वेक्टर को भी बोल दो, ए बी वेक्टर क्या हुआ, i कैप +4j कैप -2k कैप। अब ये मत समझना है ए बी लिख रहा हूं मैं, ए बी के अलॉन्ग एक वेक्टर लिख रहा हूं, हो सकता है मैं बी ए लिख रहा हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, एज फार एज इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कंसर्न वही मिलेगा, राइट। अच्छा, ये दो वेक्टर है तो प्लेन का में एक, अब हमें क्या है, हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना है। प्लेन का इक्वेशन मतलब प्लेन के किसी वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में रिलेशन लिखना। मैंने प्लेन में एक पॉइंट ले लिया P, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया R, कोऑर्डिनेट ले लिए XYZ, वेरिएबल है। अब P पॉइंट अगर प्लेन में है तो A भी प्लेन में है और P भी प्लेन में है, तो AP वेक्टर हमेशा प्लेन में ही रहेगा, P कहीं पर भी हो। तो अब प्लेन में तीन वेक्टर हो गए कि नहीं, कौन कौन से, एक वेरिएबल वेक्टर हो गया AP और दो फिक्स वेक्टर हो गए ABM, तीनों का एसटीपी क्या होगा, 0। तो देयरफॉर AP डॉट AB क्रॉस RS वेक्टर 0 आना चाहिए कोप्लेनारिटी के कॉन्सेप्ट से। या ये बोलो कि AB क्रॉस RS जो है नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, AB क्रॉस RS इज द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड नॉर्मल का प्लेन के किसी वेक्टर से डॉट डॉट क्या होगा, 0। तो चाहे जैसे बोलो, आंसर आ गया। STP बोलो, AP, AP का कंपोनेंट बोलो, x -2 y -2 z -1 एंड बेटा AB का कंपोनेंट 3, AB का कंपोनेंट 1 4 -2 और RS का कंपोनेंट 3 -4 5 इक्वल टू, और अगले लाइन में इक्वेशन डिटर्मिनेंट ओपन करो, इक्वेशन आ गया। डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए भी आपको स्ट्रेट अवे एक्सपेंशन करो, कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। 5 4 जा 20 -8 12, 12 टाइम्स x -2, 5 + 6 11 -11 टाइम्स y -2, 1 5 जा 5 + 6 नेगेटिव साइन, एंड z -1 के साथ क्या रहा, -4 -12 -16। अब बता दो इक्वेशन क्या आया फाइनली, 12x - 11y इक्वल टू -24 है +22 है, तो -2 और +16 -14, तो इक्वल टू 14 भी लिख सकते हैं सर, राइट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो -1 वाला है तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। और बताइए जी,
एक बार चेक कर लेता हूँ, -24 प्लस 22 तो -2 हुआ, -2 में प्लस, अच्छा -14 होगा, ओके ओके ओके। तो ये इधर में करेंगे तो -14 आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर -14 0 लिखो या +14 0, +14 0, तो योर आंसर इज डी सही है, डी, नॉट बी, डी सही, डी फॉर दिल्ली। और बताइए भाई, 9th के बाद कौन सा? 10th क्वेश्चन ही एकदम बिल्कुल नेक टू नेक हो गया। पढ़ लीजिए एक बार, दोबारा पढ़ लीजिए, क्या पता कि आपको स्ट्राइक कर जाए। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है या सवाल समझ में नहीं है? मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने कर लिया, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, यही है। दो पॉइंट से पास करने वाला प्लेन है पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल है। सेम क्वेश्चन तो है, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं। अगर आपको ये लगता है कि पिछले में और इसमें जो अभी क्वेश्चन किया और इसमें कोई फर्क है क्या, अरे बताओ। ऑप्शन ऑप्शन बात में, ऑप्शन तो ऑप्शन लेके बैठ गई। अरे मैं बोल रहा हूँ पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअली कोई फर्क है कि नहीं, पहले ये बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। न्यूमेरिकली तो फर्क है, उसमें डेटा अलग है, इसमें डेटा अलग है, बट कंसेप्चुअली दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लेन के अंदर दो वेक्टर दे रहे हैं, एक दो, दो तो पॉइंट इन्होंने दे दिया तो उससे एक वेक्टर बन गया, एक बोल रहे हैं कि जेड एक्सिस प्लेन के पैरेलल है। भाई तो फोन में कहाँ लगा, वो क्या कर रहा है? हाँ नहीं नहीं, यहाँ दिख रहा है यार। हाँ? ऐसा हिल रहा है तो अब जो है ना, जब ऑफलाइन क्लासेस 2 दिन तो मुझे तंग कर रहे हो, है ना, अच्छी बात है, इसे कोई बुरी बात नहीं, आई ऑल्सो लाइक इट, बट तब आपको ये काम करना पड़ेगा कि सब लोग अपनी सारी असाइनमेंट जो होती है ना, टेक्सचुअल असाइनमेंट एंड गेम के प्रिंट आउट फाइल करके हलाया करो, ये फोन होना बंद कर दो यहाँ पर 2 दिन, ठीक है कि नहीं? फोन रहे आपके पास कोई इश्यू नहीं, लेकिन क्लास के अंदर में एकदम बिल्कुल पेन पेपर से काम करो। चलो तो ये वेक्टर क्या आया बोलो? एक पॉइंट है 2 2 1, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है 1 -2 3, तो एक तो वेक्टर आ गया तुम्हारा, ये वेक्टर आ गया। दूसरा के जेड एक्सिस के पैरेलल है, मतलब क्या? जेड एक्सिस के अलाउंग जो वेक्टर है के कैप, के कैप इसी प्लेन का वेक्टर हो गया, तो एक वेक्टर इसी में के कैप भी आ गया, मान लो के कैप, ये दो वेक्टर आ गए। अब जब दो वेक्टर आ गए तो नॉर्मल वेक्टर भी आ गया शायद। नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, चलो बताइए, तो नॉर्मल वेक्टर क्या है प्लेन का? इन्हीं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ये वाला वेक्टर लिख देते हैं हम लोग, कैसे, क्या लिखें इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को क्या लिखते हैं? हाँ, आई कैप 4 जे कैप -2 के कैप, और इसका के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो के क्रॉस के तो 0 ही हो जाएगा, के क्रॉस आई क्या होगा? आई जे के आई जे, है ना, तो ये आ जाएगा जे कैप, और के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस -4 आई कैप, ठीक है, और के का के से तो 0 हो गया, मतलब ये वेक्टर आ गया, या इसका नेगेटिव वेक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला कि यहाँ जब प्लेन का इक्वेशन वगैरह लिख देते या डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते तो प्लस माइनस करने से बहुत ज्यादा फर्क, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, और हमारे लिए मैग्नीट्यूड अभी राइट नाउ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन में मॉड डॉट लेना है, ये आ गया, और वो भी डॉट इक्वल टू 0 करना है,
तो जब जीरो है तो माइनस समथिंग जीरो या प्लस समथिंग जीरो सेम। अब ये आ गया और एक पॉइंट पी ले लिया एक्स वाई जेड, और उसका एपी वेक्टर के साथ डॉट ले लो, जीरो, खत्म। एपी वेक्टर और इसका डॉट जीरो करो, जल्दी बोलो। एपी वेक्टर क्या है? एक्स माइनस टू आई कैप प्लस वाई माइनस टू जे कैप प्लस जेड माइनस वन के कैप का डॉट किससे? जे कैप माइनस फोर आई कैप जीरो होना चाहिए। अब बता दो भाई, माइनस फोर टाइम्स एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस टू जीरो होना चाहिए। तो आंसर आ गया 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। फोर एक्स उधर ले गए, वाई उधर ले गए, यहाँ पर माइनस टू, यहाँ पर 8 माइनस टू इज 6। ये आएगा इक्वेशन। इसमें आंसर में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यही है, कुछ और तो नहीं आ रहा था? तुम्हारा क्या आ रहा था पहले? यही आ रहा था ना? ठीक है, वेल डन। और बताओ। सर 11th क्वेश्चन। एक्सुअल 4 का दीक्षांत का भी कुछ डाउट है भाई। 4 10 11 15। चलो जी, 11 सबका है। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा था, उसको भी जरा देख लेते हैं, नहीं तो वहां बैठ के गालियां निकालना टेक्सचुअल पड़ेगा। एक्सरसाइज 4 लिखी थी मैंने। ये चौथा क्वेश्चन। सर पंडित जी जो है थोड़ा सा कभी कभी ना कुछ भी पूछ लेते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन, क्या बात है पंडित जी। अरे भाई, इसका डायरेक्शन कोसाइन तो देख के ही दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि नहीं? बता दो क्या दिख रहा है डायरेक्शन कोसाइन इसका? इसका मतलब नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है 2 3 -6, 2 3 -6। अब 2 3 -6 ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशियो है। बहुत खुश हो गए। ये dr है, डायरेक्शन रेशियो है। कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। मतलब रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 मतलब 49 मतलब 7। 7 से डिवाइड करोगे तो 2/7, 3/7 -6/7, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। तो अब आंसर आ गया। हाँ जी, जय हिंद बोलो दिया। ये लो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन। अब 11th आप लोग पूछ रहे थे? पक्का? सही में पूछ ही लोगे 11th है? मानोगे नहीं तुम लोग। चलो भाई, 11th क्वेश्चन बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा। क्या कुछ खास बात है क्या 11th में? है कुछ खतरनाक सा प्रॉब्लम है क्या? है डराने वाले हो तुम लोग मुझे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट पैरेलल टू दिस प्लेन आल्सो पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। इसमें मैथमेटिक्स से ज्यादा तो अंग्रेजी है। इसे प्रॉब्लम मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है। फिर से पढ़ो। प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, 3। ठीक है, फिर बोल रहे हैं पैरेलल टू अ प्लेन। अब अगर दो प्लेन है और पैरेलल है, तो जो दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वही पहले का नॉर्मल वेक्टर है, तो एक तो नॉर्मल वेक्टर तो मिल गया। तो तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम लोग जो है अंग्रेजी में ऐसे परफॉर्म करोगे। ओहो, सुचित्रा के बच्चे हो ना, एकदम भगवान कृष्ण की धरती है। शुद्ध संस्कृत बोलो यार तुम लोग। हैं संस्कृत बोले? कितने लोग संस्कृत बोले थे क्लास में? क्लास में कोई बच्चा है जो संस्कृत में बात कर सकता है? हाँ,
कर सकता है? अच्छा, संस्कृत में कोई बात कर रहा हो और उसको समझ सकता है? हाँ? पक्का? मम किम वदंती। अब फिर से मम किम वदंती। मैं क्या बोलता हूँ? मतलब तुम लोग जो है ना, आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम से हो ना? किस क्लास में सबसे पहले अंग्रेजी कौन सी क्लास में पढ़ी? एलकेजी? लोअर केजी से इंग्लिश पढ़ रहे हो ना? और ये वाला पैसेज को तुम लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए। सेम से गलत बात। चलो अब मुझे बताओ, ये जो प्लेन हमें चाहिए उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? चलो बोलो। जो प्लेन हमें चाहिए उसका नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है कि नहीं? क्या दिया हुआ है? क्या? अच्छी बात है। नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ऐसा आपने, ऐसा जो दिव्य विचार आपके दिमाग में आया वो कैसे आया? वो इसलिए आया क्योंकि बोल रहे हैं कि ये प्लेन एक प्लेन के पैरेलल है और वो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 0। तो जो नॉर्मल वेक्टर इसका है वही नॉर्मल वेक्टर तो उसका भी होगा ना। दैट्स, तो नॉर्मल वेक्टर मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? अगर नॉर्मल वेक्टर मिल जाए किसी प्लेन का तो मुझे क्या चाहिए होता है? उस प्लेन में एक पॉइंट चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है। तो बोल रहे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो एक पॉइंट दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ पॉइंट बोलो? पॉइंट दिया हुआ 1 2 3। हेलो, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? और एक वेरिएबल पॉइंट भी ले सकते हो एक्स वाई जेड, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो ये एपी वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकता है कि नहीं लिख सकता भाई? लिख सकता है। तो इसको लिख करके इसका डॉट लेना आता है कि नहीं आता? आता है, वो भी आता है। तो डॉट ले लो जल्दी से, जल्दी डॉट लो, जल्दी जल्दी। फिर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस, अरे ये u वेक्टर का एपी से एपी डॉट u0 लिखने जा रहा हूं मैं, प्लस 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 y-2 इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स z-3 इक्वल टू 0। यहां से एक सुंदर सा इक्वेशन मिला, नहीं मिला? अरे नहीं मिला? अरे बोलते रहो, मिल गया ना? x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू, मतलब उधर ले जाके क्या आएगा? हाँ ऐसे बोलो ना, अच्छी बात बोलो। गुड, ये आ गया 14। ये इक्वेशन आ गया। किसका इक्वेशन है? वो उस वाले प्लेन का है जो हम चाहते थे। अब बोल रहे दिस प्लेन ऑल्सो पासिस थ्रू, ये तो हजारों पॉइंट से पास कर रहा हूं। तो हम उसमें से एक पॉइंट कैसे बता सकते हैं? तो हम नहीं बताएंगे, हम देखेंगे ऑप्शन। क्या देखेंगे? तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो देखो फटाफट देखो। ऑप्शन ऑप्शन याद है नहीं? ऑप्शन में यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये इक्वेशन लिख दिया ना, मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ अगले क्वेश्चन पर, आगे अगली लाइन में। तो ये लो जी ऑप्शन, हाँ ये थे -4 -2 -3 -4 3 -2, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? अब इक्वेशन तो मैं भूल गया हूँ, बताओ क्या लिखा था हमने इक्वेशन? x प्लस 2y 3z इक्वल टू 14। तो देखो ये तो तीनों नेगेटिव तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, उसको रूल आउट कर दो। और ये बी वाला कर रहा है क्या? -4 + 6
हाँ कर रहा है जी, 2 नेगेटिव ए भी नहीं करेगा। 432 कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है? तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तब इसका मतलब है कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन क्या दिया हो, आंसर क्या दिया हो? सी। नहीं नहीं, इसमें फिर डेटा में कुछ गड़बड़ है जी। अगले क्वेश्चन में चलो। अच्छा इसीलिए 432। अगर राइट साइड इक्वेशन सही है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद बताओ अगला क्वेश्चन बोलो। 22। हाँ, 'इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन'। लगभग वैसा ही, ये तो वही है। हाँ, यहाँ परपेंडिकुलर दिया, वहां पर पैरेलल था। परपेंडिकुलर कर लो, इसको भी कर लो। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो भी बोल दो भाई। 22 क्या दिया हुआ जी? एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो एक प्लेन, गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मान लो हमें एक प्लेन दिया हुआ है जो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा ऐसा। तो अगर ये वाला प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमारे जो प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें जो प्लेन का इक्वेशन लिखना है वो p इक्वल 0 है, ये हमें चाहिए। और ये प्लेन हमें गिवन है, ये वाला क्या दिया हुआ है इसका इक्वेशन? इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस थ्राइस ऑफ के कैप, ये प्लेन के रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल है। और फिर इस प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3। किसी प्लेन के पैरेलल और किसी पॉइंट से पास करता, किसी लाइन के पैरेलल और किसी पॉइंट से पास करता हुआ इन्फिनाइट इन्फिनाइट प्लेन हो सकता है। जैसे मान लो ये लाइन है, अब इस लाइन के पैरेलल मुझे एक प्लेन लिखना है, इस लाइन के पैरेलल, राइट, ये लाइन के पैरेलल। तो मान लो ये पॉइंट मैंने दे दिया, यहाँ से पास करना, तो मैंने उस पॉइंट पर एक प्लेन ऐसा लिख दिया जो लाइन के पैरेलल है। फिर उसी पॉइंट के बाद रोटेट कर दो, उसी पॉइंट पर रखते हुए उसको रोटेट कर दो। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, एनीवे अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन, अभी नॉर्मल वेक्टर नहीं है हमारे पास। अभी हमारे पास में सिर्फ हो क्या रहा है, मान लो ये पी पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई जेड। तो हमारे पास एक वेरिएबल वेक्टर है इसमें, और एक ये वाला वेक्टर है तुम्हारा इसका।
मान लो ये वेरिएबल वेक्टर नहीं, ये तो वही वाला वेक्टर है, और एक यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया, पी एक्स वाई जेड। प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है तो नहीं हो सकता जी। अगर मैं इस प्लेन का इक्वेशन लेता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो, तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन क्या है? एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि ए प्लस टू बी, नहीं वो भी नहीं, हाँ ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी जीरो है। कैसे? क्योंकि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर हम ले रहे हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो नॉर्मल वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट क्या होगा? जीरो। एक इक्वेशन ये है, एक इंफॉर्मेशन ये है कि वन टू थ्री इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन ये भी आएगा कि ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, वन टू थ्री पॉइंट। अच्छा, बड़ा कोइंसिडेंस है भाई, पॉइंट भी वन टू थ्री है और नॉर्मल वेक्टर भी वन, नहीं ये वाला वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का वो भी वन टू थ्री। अच्छा जी, प्लस डी जीरो। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई बेटा कि डी जीरो होगा। समझ रहे मेरी बात? डी जीरो होगा, इसका तो हमारा प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो होगा। तो ये प्लेन, बाकी कुछ तो हम नहीं बोल सकते फॉर श्योर, बट इतना श्योर है कि ये जीरो कमा जीरो से हमेशा ही पास करेगा। तो इट विल पास थ्रू जीरो जीरो जीरो। अब यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि दूसरे किसी पॉइंट से नहीं पास कर सकता है, वो हो सकता है कि रिमेनिंग में से कुछ पॉइंट से भी पास कर रहा हो, बट दैट कैन नॉट बी सेड सर्टेन विद सर्टेनिटी। वो कर भी सकता हो, नहीं कर सकता। अब मोर ओवर मैंने आपको बताया कि ऐसे इन्फिनिट प्लेन पॉसिबल, ठीक है, इन्फिनिट प्लेन पॉसिबल है। जैसे कि अगर यहाँ एक पॉइंट है तो इसी पॉइंट पर रखते हुए इस लाइन को ऐसा रोटेट कर सकते प्लेन को, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी एक सिचुएशन जैसे ये है, अब इसके पैरेलल तो रोटेशन करते जाएंगे तो भी पैरेलल ही रहेगा, ये लाइन के पैरेलल रहेगा। जैसे मान लो उसी लाइन पर ही एक पॉइंट हो, जो लाइन है उसी जो वेक्टर है जिसके पैरेलल रखना है उसी पे पॉइंट रख करके रोटेट करना, तो इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है। तो देयरफॉर वी कैन नॉट से कि एक प्लेन होगा। अब ऐसा भी आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऐसे एक पॉइंट से पास करते हो ऐसे इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन पॉसिबल, तो इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन में तो वो पूरा स्पेस ही कवर कर देंगे, इससे पूरा रोटेट करो, एक प्लेन को ले लो इंफिनिटी तक है, उसको किसी पॉइंट के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा दो, तो पूरा स्पेस का हर पॉइंट को कवर कर लेगा। तो पास तो हर पॉइंट से करेगा, लेकिन सारे प्लेन हर एक से नहीं पास करेंगे, उनमें से कोई कहीं से पास करेगा, कोई कहीं से पास करेगा, ऐसा। बट वो सारे जीरो 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 से सारे पास करेंगे। तो जीरो जीरो इज द आंसर। और कौन सा था क्वेश्चन? हाँ दीक्षांत क्या बोल रहे हैं भाई, -14 आएगा? पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या तुम? ये पिछले क्वेश्चन जरा चेक करो, -14 कैसे बोल रही है? चेक द लास्ट वन। वन टू थ्री पॉइंट से पास कर रहा था, सही लिया हमने। x-1 y-2 z-3 तो ठीक लिखा गया। पता नहीं कहीं से कुछ और कैलकुलेट कर रहा होगा।
-1 -4 -12 सारे माइनस है, तो -14 उधर ले जाके +14 ही आएगा। वो एक हाथ पैर लगा के घर में आराम से बैठा हुआ है, एकदम मौज है। ठीक है, -14 नहीं 14 ही आएगा। आगे चलो भाई। मैं भी पुराने क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आगे बताइए। आगे और कौन सा था भाई, इसमें और कोई है? अप टू 32 अपना अपना डाउट बोले जल्दी से। मतलब है कि इसके बाद किया नहीं है? किया है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 23 4 5 24 अक्कड़ बक्कड़ से बोल रहे हो तुम लोग सीरियसली? 24th क्वेश्चन देख लो भाई, पढ़ो, सामने ही है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर टू अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन आर प्रपोज। ओरिजिन से एक प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू 3 4 5, length of perpendicular is 5 √2, then the equation of plane is। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो आप उसको नया क्वेश्चन मान लेते हो। मतलब एक नई समस्या है। जैसे कोई बंदा आया, कुर्ते पजामा पहन करके आया, तो उससे आप मिले, हेलो हेलो, उसको चाय वाय पिलाया, नाश्ता वास्ता कराया, उसको टाटा बाय बाय किया, चला गया। थोड़ी देर बाद वो पैंट शर्ट पहन करके आ गया, फिर से हाय हेलो हेलो, आ गया, फिर बैठा के उसको चाय नाश्ता करा रहे, फिर चले जा रहे। ये तो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है, मतलब पूछा आपने, इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने पूछा तभी मुझे पता चला कि आप कहाँ अटक रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ो इसको, क्वेश्चन पढ़ो, और जैसे जैसे बोला जरा वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ। जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा गलत सही जो भी बने डायग्राम बनाओ, आदत डालो। ये लो भाई, एक ऐसा कोई प्लेन की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन नहीं, सिंपल प्लेन की बात कर रहे हैं, और उस प्लेन पर, जब मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें मतलब कहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही है, एकदम दिल की बात बता ना। अब ये मत बोलना कि क्वेश्चन ही नहीं समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे सेंटेंस है, आंसर में दिक्कत है तो वो तो सॉल्व हो जाएगा। आंसर में दिक्कत कोई दिक्कत होती नहीं भाई। आंसर में दिक्कत कब आएगी, मैं कुछ आंसर निकाल रहा हूँ वो मैच नहीं कर रहा हूँ, यही दिक्कत आएगी ना आंसर में, और तीसरी दिक्कत तो हो नहीं सकती। तो उसमें या तो तुम सही होगे या तो ये सही होगा, तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत अगर सॉल्व करने में आ रही है वो दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत अगर पढ़ते समय इंटरप्रेट करने में आ रही है, हम कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हैं और बोल कुछ और रहा है, वो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक प्लेन है और प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइन, मतलब मान लो ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन कोसाइन नहीं दे रहे, बोल रहे इट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब डायरेक्शन रेशियो दे रहे। तो इस ये नॉर्मल वेक्टर ही हो गया एक तरह से। चलो जी, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ बोलो? 3 4 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। और अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल वेक्टर ये जो दिख रहा है आपको, इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर बताओ, तब क्या बोलोगे?
तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? 5√2 √50 5√2. मतलब एक तरह से नॉर्मल वेक्टर का डीसीज मिल गया. 3/5√2, 4/5√2 एंड 5/5√2. ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया नॉर्मल वेक्टर का. ठीक है, अब आगे बोलो. आगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 5√2. मतलब अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ये जो पॉइंट जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेन में, ये OM की लेंथ भी दी हुई है क्या? 5√2. हेलो, इसका मतलब है कि OM वेक्टर ही दिया हुआ. तो मुझे ये बता सकते हो आप कि M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M इज ओरिजिन से जो वेक्टर होता है पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, उसी को तो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. इसका मैग्नीट्यूड है 5√2. डायरेक्ट इसका यूनिट वेक्टर है ये, तो यूनिट वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड कर दो. उसी का पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव के भेदभाव में नहीं पड़ना. सीधे बोलेंगे क्या? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. और इसी प्लेन में एक पॉइंट अगर मैं P ले रहा हूं जिसका कोऑर्डिनेट अगर XYZ है, तो MP वेक्टर कैसे मिलेगा बेटा? MP वेक्टर का डॉट U कैप से होना चाहिए 0, और MP वेक्टर मिलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M इंटू डॉट U कैप 0. चलो भाई, क्या आएगा? x माइनस 3 इंटू 3 प्लस y माइनस 4, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट में 3 4 5 ही लिखूंगा ना भाई, इंटू 4 प्लस z माइनस 5 इंटू 5 इक्वल टू 0. तो आ गया 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 50. 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 50. मिल गया आंसर कि नहीं? नहीं मिला? हाँ, मिल गया. जय हिंद बोलो फिर. अरे जय हिंद बोलो यार. आज का मैच का क्या हुआ? नहीं पता है? बहुत पढ़ने वाले बच्चे. इंडिया जीत गई. ये देखो पंडित जी, देखो कौन सा मेंस वाला कि ब्रॉन्ज मिल गया. अच्छा चलो सवेरे. जर्मनी, जर्मनी वैसे इंडिया था ना. हॉकी हॉकी जीत. वेरी डन, गुड गुड गुड. सही बात है, फिर तो सेलिब्रेट करना चाहिए. anyway, और अभी तो वीमेंस हॉकी भी है अभी चल रहा है आई थिंक. अच्छा कल है. पंडित जी तुम्हें सब याद है? एकदम बिल्कुल फिट है बच्चे एकदम सवेरे सवेरे 7 बजे. हाँ जी चलिए आगे बढ़िए. आगे और कौन सा डाउट था बोलो. 33. ये है जी 33. कोई कोई लाइन किसी प्लेन में लाई कर रही है, इसके बारे में डिस्कशन मैंने क्लास में किया था. अगर ये प्लेन है, ये लाइन है, अभी क्या है? पैरेलल है. पैरेलल है तो लाइन का वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल का डॉट 0. एक कंडीशन दी हो गई कि भाई लाइन अगर प्लेन में लाई कर रही है तो भी तो पैरेलल ही थी. तो लाइन प्लेन में लाई कर रही है तो लाइन का वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल का डॉट 0, और लाइन का पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. नहीं समझे? समझ गए? समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? इधर देखो, फिर से देखो.
एकदम सिंपल बात है, लेकिन उसको उतना ही सिंपल अगर आप समझोगे तो सिंपल बात है, नहीं तो सिंपल नहीं है। ये रहा प्लेन, ये रहा, अरे बोलो, प्लेन, ये प्लेन रहा और वो रही लाइन और ये भी रही लाइन। ये दोनों लाइन में क्या फर्क है? ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये लाइन है L10 और ये लाइन है L20। दोनों का, दोनों प्लेन के पैरेलल है। रादर ये बोलो कि ये इट इज पैरेलल टू प्लेन एंड सेकंड वन इज कोइंसिडेंट इन द प्लेन। ये पैरेलल टू प्लेन है और ये उससे एक स्टेप आगे है, क्या? कोइंसिडेंट। फर्क क्या होता है दोनों में? एक प्लेन के ऊपर से गुजर रही है ऐसे पैरेलल, उसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर, प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर, और दूसरी प्लेन में लाई कर रही। तो दोनों केस में अगर प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की बात करी जाए तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर मान लो है ए बी सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो, मान लो ये प्लेन का इक्वेशन है। और मान लो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है एल एम एन, ध्यान से समझना। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, समझ रहे हो? तो लाइन का वेक्टर है एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। तो दोनों का डॉट जीरो किया तो एक कंडीशन तो आएगी ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन जीरो, आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। पैरेलल होने पर भी ये सेटिस्फाई होगी और कोइंसाइड करने पर भी सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि AL प्लस BM प्लस CN जीरो है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि कोइंसिडेंट है, क्योंकि दो केसेस हो गए, या तो पैरेलल या तो कोइंसिडेंट। अब पैरेलल होने और कोइंसिडेंट होने में फर्क कैसे आएगा? तो फर्क ये आएगा कि जब लाइन पैरेलल टू प्लेन होगी तो प्लेन के ऊपर से गुजर जाएगी, तो लाइन का कोई पॉइंट प्लेन के साथ कॉमन नहीं होगा। लेकिन जब कोइंसाइड कर जाएगी तो लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन में लाई करेगा। तो लाइन का जो अल्फा बीटा गामा पॉइंट है कि नहीं, अल्फा बीटा गामा पॉइंट, वो अल्फा बीटा गामा पॉइंट भी तो प्लेन में लाई कर जाएगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन होगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस, देखो कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, अरे ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी जीरो, ठीक है? तो ये अगर दोनों कंडीशन मीट कर रही है तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंट। और ये दोनों केसेस मैंने लिखवाए हुए, पैरेललिज्म, कोइंसिडेंस, कोप्लेनारिटी, स्क्यू, ये चारों केसेस एक ही जगह एक क्लास में बताया हुआ है आपको। तो इसको लिख लो, इसको नोट करके लिख लो, फिर से लिख लो, दोबारा लिख लो कहीं पर, ये अपनी क्लास नोट में डाल दो। लाइन पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, और दूसरा लाइन कोइंसिडेंट। ऑब्वियसली लाइन का इक्वेशन ये लिख रहे हैं और प्लेन का इक्वेशन ये लेके चल रहे हैं। जो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट में लिखेंगे ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू जीरो, बट ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। लाइन का वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट जीरो हो, बट लाइन का पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई ना करता हो, तब वो पैरेलल नॉन कोइंसिडेंट लाइन होगी। और लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो दोनों जीरो होंगे, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन भी जीरो होगा, और साथ के साथ में ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी भी जीरो। एक तरीका तो ये,
और दूसरा तरीका क्या वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर लाइन प्लेन में लाई कर रही है तो लाइन का हर पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट ले लो बेटा। जनरल पॉइंट क्या है? जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। एग्रीड? और ये जनरल पॉइंट प्लेन में सेटिस्फाई कर दो। जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी लैम्डा, वो इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पॉइंट को इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, जिसको सेटिस्फाई कर जाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो इक्वेशन। तो यहां से भी कर सकते हैं। पहले तो चलो हम पहले वाले मेथड से जाए। तो इसका -1 2 1 लाइन था, -1 2 -1, और प्लेन क्या था 2 3 4। सब में 2 3 4 है, एक को छोड़ के नहीं, दो में 2 3 2 है। तो 2 3 4 का मल्टीप्लीकेशन -2 + 6 -4 डॉट 0 है। अरे बोलो 2 3 4 -1 2 -1 से डॉट 0 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये वाला तो डिनाई कर दे, ये दोनों तो गलत ही होगी। ये है, ये भी है। -2 + 8 -2, ये तो नहीं है ना, तो ये डिनाई हो गया। और ये -3 + 8, ये भी नहीं। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि दोनों का 2 3 4 है डायरेक्शन रेशियो। अब क्या और क्या चेक करना है? मतलब ये नहीं है आंसर, कंफर्म हो गया, ये नहीं है कंफर्म हो गया। अब इन दोनों में अब पॉइंट, लाइन का पॉइंट क्या है? 1 1 0। 1 1 0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये सी को कर रहा है। तो सी इज द आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले मैंने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देखा और लाइन के वेक्टर से डॉट लिया, जिसमें 0 आ गया उसको पॉसिबल आंसर रख लिया, जिसमें 0 नहीं है उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लाइन का पॉइंट है वो प्लेन में लाई करना चाहिए। तो लाइन के पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में डाल दिया, तो ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और सी को कर रहा है, सी इज द आंसर। ठीक है जी, तो ये और कोई था इसमें डाउट? अब ऐसा करेंगे कि 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 5 ही एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, तो पांचवें अब आगे अब इसके क्वेश्चन जो करना हो तो करेंगे, लेकिन कल के लिए हम क्या रख रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। गेम 3 और गेम 4, गेम 3 एंड गेम 4। गेम 5 का पहला पेज, बैक पेज नहीं, फर्स्ट पेज के जितने सवाल है वो ट्राई करके आएंगे, जितने होंगे। जो नहीं होंगे ये क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में समय बचेगा तो 2 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं क्लास में कराऊंगा। ठीक है, डन। ठीक, हाँ, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, कल उसको डिस्कस करेंगे, कल करेंगे। ओके जी।